हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। हमने पहली केमिकल प्रॉपर्टीज फिनोल की वो डिस्कस कर ली है विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें सबसे ज्यादा हमने काम किया एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। और फर्दर कंटिन्यू करें अगर काम, तो हमारे पास दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, यानी जिसमें ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो रही होगी कार्बन और OH के बीच की। तो पहले तो हमारे को यह समझना है कि यहां पे क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे जब हम एसिडिक नेचर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहां पे जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और उस वजह से ये COH बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगी। इस वजह से हमारे को जो कंडीशन है वो ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। पर फिर भी कुछ रिएक्शन ये शो करते हैं, जैसे अगर हम जिंक डस्ट की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन करते हैं फिनोल की, तो हमारे पास बन गया जी बेंजीन। और बहुत जगह ये कन्वर्जन में हम इसको यूज भी करते हैं। फिर PCl5 के साथ अगर हम हीट करें स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे, तो क्लोरोबेंजीन बनती है, बट दिस इज माइनर प्रोडक्ट। क्लोरोबेंजीन इज नॉट मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट इज दिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और उसी तरह से अगर हम NH3 के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं हाई टेम्परेचर पर ZnCl2 की प्रेजेंस में या हाई प्रेशर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास aniline भी बन जाता है। तो ये दूसरे कैटेगरी के रिएक्शन हो गए इसमें, यानी B। अब C जो है वो मिसलेनियस रिएक्शंस है फिनोल के। सबसे पहला रिएक्शन विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो है वायलेट कलर बन जाता है, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर फिनोल। एक हमने लिटमस टेस्ट किया था, एक हमने NaOH टेस्ट के बारे में बात की थी। तो ये फिनोल के लिए भी टेस्ट है क्योंकि वायलेट कलर देता है। इनफैक्ट आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जिन कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, जिसमें ऐसा हो जब भी वो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो उसमें कोई ना कोई कलर्ड कंपाउंड बनता है, वायलेट, ब्लू, बफ, डिफरेंट कलर्स के बनते हैं। पर फिनोल के केस में वो वायलेट कलर बनता है। देन कम्स टू द ऑक्सीडेशन। अगर हम फिनोल की ऑक्सीडेशन करें किसकी प्रेजेंस में, H2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में, या क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, या इसकी जगह पे ऐसा भी लिखा हो सकता है CrO3 प्लस H2SO4, जिसको बोलते हैं हम क्रोमिक एसिड बन जाएगा। तो उन सब की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस विल गिव पैराबेंजोक्विनोन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। और उसी तरह से रिडक्शन करें, रिडक्शन अगेन हाई टेम्परेचर चाहिए होगा निकल की प्रेजेंस में, तो साइक्लोहेक्सेनोल बन जाएगा, यानी बेंजीन रिंग जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे वहां पे। तो ये तीन रिएक्शन हमने यहीं पे इसको इकट्ठा डिस्कस कर लिया। अब आते हैं जी हम नेक्स्ट रिएक्शन में, और वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है कौन कौन से होते हैं, हमने बेंजीन के लिए पढ़ा हुआ है, हमने क्लोरोबेंजीन के लिए पढ़ा हुआ है, हमने एनिलीन के लिए भी पढ़ते हैं हम। तो कौन से होते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ये सारे होते हैं। तो डी आते हैं जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा रिएक्शन यूज होते हैं इसमें। तो हम ये देख लेते हैं पहले कि जो फिनोल होता है हमारे पास, फिनोल के अंदर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे जब हम एसिडिक नेचर पढ़ रहे थे, तो उन्हीं को मैं दोबारा तो नहीं ड्रॉ करूंगा। पर हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि फिनोल में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब सारी आ जाती है इस तरह से, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से एक तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो दैट इज जो OH ग्रुप है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक, टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। फर्दर आपको अगर ध्यान होगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ती है हमारे पास, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाती है, इस तरह से था, या तो ऑर्थो पे आएगी
और पैरा पे भी आएगी। तो जो ये OH ग्रुप होता है इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो कंक्लूड करते हैं बात को कि फिनोल के अंदर ड्यू टू OH ग्रुप it activate benzene ring for electrophilic substitution because it increases electron density on benzene ring. Further, electron density is greatly increased at ortho and para position, so electrophilic substitution take place at ortho and para position. तो सबसे पहला करते हैं इसमें भी हेलोजिनेशन। तो वो रिएक्शन तो शो करते ही करते हैं, यानी जो हमने मेन जैसे हम बेंजीन के करते हैं हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, तो कुछ तो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है रिएक्शन, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे रिएक्शन है जो कि फिनोल शो करता है जो बेंजीन नहीं शो करता है। तो नंबर 1 करते हैं जी हेलोजिनेशन। आपको याद होगा बेंजीन में हम हेलोजिनेशन करते हैं तो क्या करते हैं, FeCl3 या FeBr3 यूज करते हैं, लुईस एसिड यूज करते हैं। पर यहां पे क्या होता है कि अगर हमने फिनोल लिया और एक्वस सॉल्यूशन ले लिया ब्रोमीन का, तो हमारे पास 246 पे जो है वो Br आ जाएगा यहां पे, प्लस 3HBr। दिस इज 246 ट्राइब्रोमोफिनोल और इसके होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं कि Br2 प्लस H2O भी लिखते हैं या ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन ऐसा लिखते हैं, बैलेंस करने के लिए 3 लिख देते हैं, और वी कैन यूज Cl2 प्लस H2O और एक्वस सॉल्यूशन हो। तो यहां अगर आप दो बातें ध्यान में दें कि हमने, ठीक है, नो नीड ऑफ FeBr3, इसमें हमने FeBr3 का हमारे को जरूरत नहीं पड़ी। रीजन क्या होता है कि जो FeBr3 का पर्पस क्या होता है, जैसे बेंजीन में जब हम यूज करते हैं तो बेंजीन में हम FeBr3 यूज करेंगे क्योंकि वो क्या करता है, जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है इसको पोलराइज कर देता है, तो पोलराइजेशन के लिए करता है। पर यहां पे क्या है, क्योंकि जो OH ग्रुप है, ठीक है, ऐसा ये नीड होता है हमारे को बेंजीन के अंदर जब हम बेंजीन की हेलोजिनेशन करते हैं। पर यहां पे क्या, जो ये OH ग्रुप लगा हुआ है ये क्या कर देता है, यही Br2 को पोलराइज कर देता है। मतलब OH की प्रेजेंस में जो Br है वो पोलराइज हो जाएगा। तो हमारे को FeBr3 की जरूरत नहीं पड़ी। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि नो नीड ऑफ FeBr3। व्हाई? बिकॉज FeBr3 इन बेंजीन हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसको पोलराइज कर रहा है, फिर उसमें से Br पॉजिटिव आएगा इलेक्ट्रोफाइल और वो जाके बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। पर यहां पे क्योंकि OH ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये खुद ही पोलराइज कर देता है। दूसरी बात क्या होती है कि 246 पे ही क्यों आ जाता है। इनफैक्ट क्या होता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है, तो पहला पॉइंट हमने ये लिखा, दूसरा हेलोजिनेशन में कि इन एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि जो फिनोल होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया एसिडिक नेचर में, क्या हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, इट विल गिव राइज फिनॉक्साइड आयन। और जो फिनॉक्साइड आयन यहां पे बना ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब फिनोल से भी ज्यादा एक्टिवेटिंग पावर इसकी, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप या O नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से तीनों जगह पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी ऑर्थो पैरा, और हमारे पास ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा, ठीक है, या ट्राइक्लोरोफिनोल बनेगा। तो बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक्वस मीडियम में फिनोल जो है इट बिहेव एज अ फिनॉक्साइड आयन, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो पहला बोला कि FeBr3 की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये खुद ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसको खुद ही पोलराइज कर देता। बेंजीन में जरूरत पड़ती है पोलराइज, क्योंकि बेंजीन उसको पोलराइज FeBr3 पोलराइज करेगा। और एक्वस सॉल्यूशन में जो फिनोल है वो फिनॉक्साइड आयन। तो ये हो गया जी हमारे पास एक्वस मीडियम में हेलोजिनेशन। अगर हम करते हैं दूसरा, ये फर्स्ट
अगर हम करते इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस से CH2, CCl4, इनकी प्रेजेंस में अगर हम करें हेलोजिनेशन, तब क्या हुआ हमारे पास? तो उस केस में हमारे पास ऑर्थो और पैरा पे Br आ जाएगा, पैराब्रोमोफिनोल एंड ऑर्थोब्रोमोफिनोल। दिस इज 4 ब्रोमोफिनोल एंड दिस इज 2 ब्रोमोफिनोल प्लस HBr आ जाएगा। ये हमारे पास यहां पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन है कि ऊपर जब एक्वस मीडियम में हमने किया तो क्या होता है, हमारे पास 246 आ गया। रीजन मैंने बता दिया कि एक्वस मीडियम में क्या होगा कि OH ग्रुप जो है वो आगे आयनाइज होकर फिनॉक्साइड आयन देगा। तो यहां पे है कि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जो है, जो फिनोल है, फिनोल विल नॉट गिव फिनॉक्साइड आयन, मतलब फिनॉक्साइड आयन तो नहीं बनेगा। तो जो फिनॉक्साइड आयन नहीं बनेगा और इसकी नॉन एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इसकी एक्टिवेटिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है, उतनी ज्यादा एक्टिवेटिंग नहीं होगी जितनी फिनॉक्साइड आयन की होती है। तो इस वजह से हमारे पास सिर्फ ऑर्थो या पैरा ही बनेगा, जिसमें से मेजर जो है वो पैराब्रोमोफिनोल बनेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जो OH ग्रुप है वो आयनाइज नहीं हो पाएगा, मतलब उसकी एक्टिवेटिंग पावर इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो नो इंक्रीज इन एक्टिवेटिंग पावर, जितनी फिनॉक्साइड आयन के ऊपर हमने बात कर ही ली है। तो इस वजह से इस केस में ऑर्थो और पैराब्रोमोफिनोल ही बनता है। तो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होगी हेलोजिनेशन। एंड में हम चाहे तो इसकी एक समरी भी कर सकते हैं रिएक्शन की, पर बीच में हमारे को जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी क्लैरिटी होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन असर्शन रीजन के पूछे जाते हैं, MCQs में डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। तो अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, पूरी कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं होगी, तो तुक्का लगाना मुश्किल हो जाएगा या हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। देन सेकंड करते हैं हम, और वो है हमारे पास, और सल्फोनेशन कर लेते हैं पहले। सल्फोनेशन में क्या होता है, यहां पे टेम्परेचर का रोल रहता है। अगर हमने फिनोल लिया और कंसेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट किया, अब यहां पे क्या बात होती है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर है लो, 293 से लेकर 300 केल्विन के आसपास है, यानी लो टेम्परेचर है, तब प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। और अगर 373 से 383 केल्विन यानी हाई टेम्परेचर में अगर हम सल्फोनेशन कर रहे हैं, तो यहां पे जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा हमारे पास काइनेटिकली कंट्रोल्ड, मतलब स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम काइनेटिकली बोलते हैं। तो ये बना हमारे पास, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड आएगा। अब थोड़ी सी जो टर्म है, ये एडवांस टॉपिक में BSc के सिलेबस में हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी आप इसको इस तरह से याद रखिएगा। दिस इज 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड इट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। इनफैक्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, 2 तरह से कंट्रोल होता है, 2 तरह से डिसाइड होता है। एक होता है काइनेटिक स्टेबिलिटी, मतलब कितना फास्ट होगा, दूसरा थर्मोडायनेमिकली, मतलब एनर्जी कंटेंट की किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो उस हिसाब से उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन भी होता है और प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी होती है वो भी डिसाइड होता है। देन आते हैं तीसरा हमारे पास, और नाइट्रेशन। थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है नाइट्रेशन। नाउ सबसे पहले विद डाइल्यूट HNO3, अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होगा
हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो यहां पे जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है वो बनता है अप्रोक्सीमेटली 40%, और जो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो बनता है 13% के करीब करीब। अब पहली बात कि वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मेजर बना, तो बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, ये स्टेबल हो जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें तो इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, और इसको बोलते हैं हम चिलेशन। जो ये साइक्लिक सा कंपाउंड बनेगा, दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई, और जो साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया इसको बोलेंगे हम चिलेशन। नाउ ड्यू टू चिलेशन ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, नीट और जेई के एग्जाम्स में दोनों में पूछा गया है। कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो ऑर्थो आइसोमर है वो मोर स्टीम वोलाटाइल होगा, इट विल बी मोर स्टीम वोलाटाइल। जबकि जो पैरा आइसोमर है उसके अंदर कौन सी बॉन्ड होगी? उसके अंदर होगी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो यहां पे कुछ पॉइंट जो है नाइट्रेशन में ध्यान देने वाले हैं कि ड्यू टू चिलेशन ऑर्थो पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, बिकॉज ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ये थोड़ी वीक बॉन्ड होती है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के। इंट्रा, ये ध्यान देना आपने, इंट्रा होता है विद इन सेम H बॉन्ड। ऑर्थो आइसोमर इज मोर स्टीम वोलाटाइल एज कंपेयर टू पैरा आइसोमर, और पैरा आइसोमर के अंदर होती है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर है, ये ध्यान दीजिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? विद इन डिफरेंट मॉलिक्यूल। जैसे यहां पे ये OH हो गया, ये एक मॉलिक्यूल हमने दिखा दिया O, ये दूसरा मॉलिक्यूल है पैरानाइट्रोफिनोल का। तो इनके बीच में H इस मॉलिक्यूल का होगा, O दूसरे मॉलिक्यूल का होगा। तो जो ये बॉन्ड बनी, ये कौन सी बॉन्ड बनी? दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसमें क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हमने पहली बात क्या बोली कि ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन बिकॉज ऑर्थो आइसोमर कंटेन वीकर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas पैरा आइसोमर कंटेन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, फर्दर ड्यू टू चिलेशन, ऑर्थो आइसोमर हैज लेस एसिडिटी, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। आपको ध्यान होगा हम जब पिछली वीडियो लेक्चर में कर रहे थे तो हमने बात की थी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में ऑर्थो वाला जो है वो कम एसिडिक होता है, लेस एसिडिक नेचर, लेस सॉल्युबिलिटी एंड लेसर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
lesser melting point and boiling point than पैरा आइसोमर। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे से पूछी जाती हैं। तो नाइट्रेशन हमने किया कि विद डाइल्यूट HNO3, तो डाइल्यूट HNO3 में हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल बना। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मेजर प्रोडक्ट बना क्योंकि वो स्टेबलाइज होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से। नाउ ऑर्थो और पैरा आइसोमर को हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं क्योंकि ऑर्थो के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और पैरा के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो वो लेस स्टीम वोलेटाइल होता है, ऑर्थो वाला ज्यादा स्टीम वोलेटाइल होता है। एंड फर्दर ड्यू टू चिलेशन जो साइक्लिक कंपाउंड बन गया, जो ऑर्थो आइसोमर हैज लेस एसिडिक, लेस solubility and lesser melting and boiling point than para isomer। तो दूसरा करते हैं हम इसी का ही सेकंड पार्ट, नाइट्रेशन का ही कर रहे हैं। पहला था विद डाइल्यूट HNO3, सेकंड विद नाइट्रस एसिड विद HONO। अगर हम उससे करें तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसेशन। तो हम क्या करते हैं कि हम जो ये फिनोल हमने लिया इसमें हमने डाल दिया HONO, नाइट्रस एसिड डाल दिया। नाइट्रस एसिड किसकी प्रेजेंस में मिलता है? NaNO2 और HCl, जैसे हम डाइजोटाइजेशन में भी इसको यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? पहले पैरा नाइट्रोसोफिनोल मेजर प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा सा ऑर्थो भी बनेगा, नाइट्रोसोफिनोल। और फर्दर करेंगे हम इसमें डाइल्यूट HNO3। तो उससे क्या हो जाएगा? यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो पैरा नाइट्रोफिनोल हमारे पास बन गया एंड दिस विल गिव बेटर यील्ड। तो यहां पे यील्ड ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल की इंक्रीज हो जाएगी, जबकि हमने ऊपर बोला था कि उसमें सिर्फ 13% थी, तो यहां पे हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका विद कंसंट्रेटेड HNO3। एक्चुअल में जब भी हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं डाइल्यूट HNO3, तो उसमें एक पॉइंट आप याद रखिएगा, या चलो बाद में ही लिखते हैं उसको, थर्ड पहले कर लेते हैं। विद कंसंट्रेटेड HNO3, अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 कर रहे हैं यूज, इन दैट केस क्या होगा हमारे पास? उस केस में कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में हमारे पास यहां पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बना, और जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड NaCO3 के साथ रिएक्ट करता है, जबकि फिनोल रिएक्ट नहीं करता। तो इसमें जो है, इसमें भी पुअर यील्ड है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब भी हम फिनोल को या तो हम डाइल्यूट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तब भी यील्ड कोई ज्यादा बढ़िया नहीं थी, और अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कर रहे हैं तब भी यील्ड पुअर है। रीजन क्या है कि जो HNO3 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसमें क्या होता है कि जो फिनोल है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाता है, पैराबेंजोक्विनोन बना देता है। मतलब जब बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो हमें पूरी तरह से फिनोल ही, मतलब 100% हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि व्हाई देयर इज पुअर यील्ड, बिकॉज ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। बोर्ड में तो शायद ये पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये क्वेश्चन बनता है। तो हमने पहले ही किया था, अभी जब स्टार्ट किया था तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया था जिसमें पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है, तो उस वजह से यील्ड बहुत ही पुअर होती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि यील्ड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है इस केस में? टू इंक्रीज यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड,
तब ऐसा किया जाता है कि जो फिनोल है पहले इसकी सल्फोनेशन करते हैं। फिनोल की हमने की सल्फोनेशन, और जैसे अभी हमने बात की कि हमारे पास या तो ऑर्थो पोजीशन पे आता है और पैरा पोजीशन पे आता है SO3H ग्रुप। फिर उसकी हम नाइट्रेशन करते हैं कंसेंट्रेटेड HNO3। ऐसा करने से क्या होगा कि बेंजीन की ऑक्सीडेशन, बेंजीन रिंग जो ऑक्सीडाइज नहीं होगा आगे, और फिर हमारे पास बेटर यील्ड आ जाएगी। दिस इज बेटर यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड। ये हो गया जी। तो नाइट्रेशन कंप्लीट, पहला हमने हेलोजनेशन किया, दूसरा हमने सल्फोनेशन किया, तीसरा नाइट्रेशन किया। अब आते हैं जी अगला जो रिएक्शन होता है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फोर्थ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें, नंबर 1 पहले एल्काइलेशन। तो ये रिएक्शन शो तो करता है, पर यहां पे वी नीड स्ट्रॉन्ग कंडीशन। एक तो कंडीशन हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए, दूसरी बात यील्ड बहुत ही पुअर होती है, यील्ड बहुत ही पुअर होती है। तो देख लेते हैं पहले एल्काइलेशन में क्या होगा कि अगर हमने फिनोल लिया और CH3Cl किया, कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है, एनहाइड्रस AlCl3। हीट करेंगे तो ऑर्थो और पैरा क्रिसोल बन जाएगा हमारे पास। मेजर जो है पैरा होगा और ये होगा, पर यील्ड दोनों की बहुत ही पुअर है। तो दिस इज पैरा क्रिसोल एंड दिस इज ऑर्थो क्रिसोल। ऐसा क्यों, वाई वी नीड हीट और पुअर यील्ड क्यों है, वाई यील्ड इज पुअर। तो पुअर यील्ड इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो ये फिनोल ग्रुप है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और जो कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं हम एनहाइड्रस AlCl3, वो क्या करता है, वो उसका पर्पस क्या था कि वो इसको पोलराइज करे। मतलब हमारे पास यहां से CH3 पॉजिटिव आना चाहिए, मिथाइल कार्बोकेटायन आना चाहिए जो जाके बेंजीन के ऊपर अटैक करे, पर यहां पे क्या हो जाएगा, इस केस में वो इसके साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ऐसे इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लीजिए उसने उसके साथ ही। तो जो कैटालिस्ट का काम था वो तो खत्म हो गया। तो बिकॉज कैटालिस्ट गेट बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल, मतलब दिस फिनोल, एंड इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विच एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। इस वजह से वी हैव टू हीट इट एंड यील्ड इज पुअर। तो पहला ये हो गया। सिमिलर हमारे पास एसाइलेशन में भी होता है। एसाइलेशन में तो बल्कि दो तरह की एसाइलेशन होती है हमारे पास, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे अगर। तो एल्काइलेशन में हमने बात की कि पुअर यील्ड है, दूसरा है एसाइलेशन। अब ये फिनोल ले लिया हमने और इसको ऐसा कर देते हैं, यहां पे क्या होता है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन है और H है, और यहां पे ये O है। दोनों को इसको जरा थोड़े से रेड कलर से दिखा दिया। तो जब हम एसिटाइलेशन करेंगे CH3COCl की प्रेजेंस में और एनहाइड्रस AlCl3 जैसे हम लेते हैं, तो या तो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पे चला जाएगा, तो C पोजीशन पे, मतलब जो बेंजीन का जो कार्बन है वहां पे जाके एसाइलेशन होनी चाहिए, यहां पे आना चाहिए था ये ग्रुप COCH3, और या यहां पे ऑक्सीजन पे O सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है हमारे पास। तो यहां पे दो तरीके से होता है, O एसाइलेशन इधर भी होगी, ठीक है, एक इस तरफ पे होगी हमारे पास। तो इसको बोलते हैं हम C सब्स्टिट्यूशन,
बेंजीन का जो कार्बन था वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो गई इस वाले कार्बन पे, जिसको हमने रेड कलर से दिखाया था, या हमारे पास यहां पे भी हो गई, ओ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम इसको। तो यहां पे दो चीजें होती है। तो ये ज्यादा प्रेफर क्या करेगा, इसको प्रेफर करेगा ये। क्यों करेगा, दूसरी जगह को प्रेफर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रीजन ये था, वही बात कि जो ये फिनोल ग्रुप था ना, इसमें तो ये AlCl3 ने तो बॉन्ड बना दी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ली इसके साथ AlCl3 ने, और उससे क्या हो गया कि जो इसने AlCl3 का एक्चुअल में काम क्या था, AlCl3 का काम ये होता है कि वो इसको पोलराइज करके एसाइल न्यूक्लियोफाइल को प्रोड्यूस करता है, ऐसा होना चाहिए था इसका। पर ये काम तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो खुद ही AlCl3 तो रिएक्टेंट के साथ ही खुद बॉन्ड हो गया। तो इस वजह से हमारे पास ये यील्ड जो है बहुत ही पुअर होती है। तो बल्कि हम एक तरह से इसको प्रेफर ही नहीं करते, होती तो है पर बहुत ही पुअर यील्ड की होती है ये वाली जो सी सब्स्टिट्यूशन है, यानी बेंजीन के कार्बन के ऊपर, सॉरी वो तो लिखना भूल गए यहां पे, जबकि यहां पे थोड़ा सा प्रेफर करेंगे, क्यों कि यहां पे वो इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको इस वाले को प्रेफर करते हैं यहां पे। तो ये हो गया जी फ्रीडल क्राफ्ट हमारे पास रिएक्शन। अब अगली इसके अलावा और भी रिएक्शन है हमारे पास इसमें। चार रिएक्शन हो गई। अब फिफ्थ पे करते हैं जी हमारे पास रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है? ये है जी थैलिक एनहाइड्राइड। दिस इज कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड। तो जब इसको हीट किया जाता है फिनोल के साथ, तो यहां पे पैरा पोजीशन पे ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, पर थोड़ा सा डिफरेंट वे से आएगा। ये फिनोल को हमने इस तरह से लिख दिया, in the presence of concentrated H2SO4। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ये ग्रुप पैरा पोजीशन पर, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट का नाम है फिनोल्पेथिलिन। फिनोल्पेथिलिन जो कि इंडिकेटर यूज करते हैं हम, शॉर्टकट में हम फिनोफ्थिलिन बोलते हैं, बट इट इज फिनोल्पेथिलिन। तो इट इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। जो 11th में आपने टाइट्रेशन की होगी, तो उसमें पिंक टू कलरलेस या कलरलेस टू पिंक डिपेंड करता है कि हम एसिड और बेसिक मीडियम में इसको किस में यूज कर रहे हैं। तो या तो जब एंड पॉइंट आता है तो फिनोल्पेथिलिन का पिंक टू कलरलेस होता है या कलरलेस टू पिंक होता है। तो ये हो गया जी रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। तो सिक्स्थ रिएक्शन है हमारे पास, और दैट इज रिएक्शन विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और इसको हम कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं एंड एजोडाइड टेस्ट भी होता है। तो जब हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया और उसको फिनोल के साथ करवाया रिएक्ट, पीएच एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए और लो टेम्परेचर, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट जो है ज्यादातर स्टेबल होते हैं लो टेम्परेचर पर ही। तो उससे HCl निकल गया और हमारे पास बन गया 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन विच हैज ऑरेंज कलर। तो इसको ऑरेंज डाई भी बोलते हैं। और जो ये N डबल बॉन्ड N होता है, इसको बोलते हैं एजो ग्रुप। हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में ही ये पढ़ा है टॉपिक। देन द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि भी अगर हमने क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ हीट किया 343 केल्विन पे, तो क्या हो गया, एक Na और Cl निकल गया, NaCl, ठीक है, और यहां से H और एक H यहां से, और साथ में H2 निकल गया, और हमारे पास क्या आ गया, यहां पे सोडियम फिनॉक्साइड ग्रुप आ गया ऊपर और CHCl2। ये फर्दर रिएक्ट हो गया तो 2 NaCl निकल गया और यहां पे CHOH ये आ गए 2। और हमने पहले भी बहुत बार बात की है कि कभी भी अगर एक कार्बन के ऊपर 2 OH आए तो अनस्टेबल होता है, दैट उसमें से एलिमिनेशन होती है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है।
फिर जो ये प्रोडक्ट बना हमारे पास, इसको जब फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाता है डाइल्यूट इसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, तो माइनस NaCl निकल गया और हमारे पास बन गया, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम सैलिसल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि इस कैटेगरी में स्मॉल अमाउंट ऑफ पैरा आइसोमर इज ऑल्सो फॉर्म, बट ऑर्थो आइसोमर इज मेजर ड्यू टू चिलेशन, यानी स्टेबिलिटी। किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो जो ये ऑर्थो आइसोमर था ये स्टेबलाइज होता है, इसके अंदर चिलेशन हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है ये। तो बिकॉज ऑफ चिलेशन और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है हमारे पास। अच्छा, फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन है? विच इज द अटैकिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन? तो अटैकिंग रिएजेंट इन राइमर-डायमंड रिएक्शन, तो इसमें है हमारे पास, अगर हम बात करें तो इट इज CCl2, दिस इज डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन होती है। होता कैसे है? ये जो क्लोरोफॉर्म था हमारे पास CHCl3, तो जो बेस है OH, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, ये क्या करता है, ये इस वाले को अटैक कर देता है, H के ऊपर अटैक करेगा, इसको ले जाएगा, एट द सेम टाइम ये Cl भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा बाहर, और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो हमारे पास क्या बना, इसको हम अल्फा एलिमिनेशन कैटेगरी में भी पढ़ते हैं। जब अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन आता है, जब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों सेम कार्बन से रिलीज होते हैं, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से थे, जो C और H बॉन्ड के, ये यहां पे रह गए, ये Cl और Cl, ये 2 Cl यहां पे रह गए, बाकी ऊपर वाला क्या हो गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल गया बाहर, NaCl के साथ कंबाइन कर जाएगा ऑफकोर्स NaCl, और साथ में ये OH और H मिलकर H2 होंगे। तो दिस इज डाइक्लोरोकार्बिन विच एक्ट एज अ अटैकिंग रिएजेंट, यानी दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये तो हमारे को पहले पता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है, ये इलेक्ट्रोफाइल है जो कि बेंजीन के ऊपर जाके करेगा अटैक, और आगे फिर हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा सारा। और लास्ट रिएक्शन है जिसमें हमारे पास तो 4 और 1 5 6 7th रिएक्शन है, दैट इज Kolb's रिएक्शन। Kolb's reaction, and this is also called Kolb-Schmidt reaction. Kolb-Schmidt reaction भी बोलते हैं इसको। तो ये रिएक्शन स्टार्ट होता है सोडियम फिनॉक्साइड से। सोडियम फिनॉक्साइड में जब हम CO2 डालेंगे अंडर 400 केल्विन एंड एट 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने के लिए इसको ऐसा समझिएगा, क्योंकि बेंजीन में हर जगह तो H होते हैं, ऐसे हम दिखाते तो नहीं है, तो ये H वहां से निकल जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा CO2, मतलब वहां से H निकल गया, COO आ गया, ठीक है। अभी तो, और ऊपर क्या हुआ, ऊपर तो एज इट इज था, वहां से Na नीचे आ गया और ये वाला H ऊपर चला गया। याद रखने के लिए आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसाइलेट। तो सोडियम सैलिसाइलेट में जब हम एसिडिफिकेशन करेंगे इसकी डाइल्यूट HCl, तो हमारे पास NaCl निकल गया, एंड वी गेट अ इंपॉर्टेंट कंपाउंड which is known as salicylic acid।
और इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का दूसरा नाम जो है वो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। और यहां पे आल्सो, चलिए कुछ नोट करके लिख लेते हैं पॉइंट नोट में, ताकि ठीक रहे याद करने के लिए। पहली बात कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पैरा आइसोमर फॉर्म्ड, जैसे राइमर टाइमन रिएक्शन में था उसमें भी स्मॉल अमाउंट में पैरा आइसोमर बनता है, पर ये मेजर ही है, यानी ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा सा ये भी बनेगा, बट मेजर जो है वो ऑर्थो आइसोमर है बिकॉज ऑफ चिलेशन, यानी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है, यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई तो इस वजह से ये ज्यादा है, COOH, सॉरी। सेकेंड पॉइंट, जो सैलिसिलिक एसिड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय राइमर टाइमन रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय राइमर टाइमन, वहां भी लिख सकते थे, वहां नहीं लिखा तो यहां लिख दिया, राइमर टाइमन रिएक्शन से हम इसको बना सकते हैं। पर उसमें हमारे को क्या करना पड़ेगा, फिनोल लेंगे हम और कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4NaOH 343 Kelvin, and this will give rise NaCl plus 3H2O। तो उसमें भी ये बन सकता है हमारे पास। और तीसरा और आखिरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ये सैलिसिलिक एसिड बना, इट एक्ट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल टू प्रिपेयर मेनी यूजफुल कंपाउंड। तो salicylic acid act as starting material for number of useful compound। बहुत सारे यूजफुल कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं जी हम इसमें, और एस्प्रिन। जो एस्प्रिन होता है ये क्या होता है, पेन किलर होता है, यानी इसको एनाल्जेसिक बोलते हैं हम। और दूसरा क्या होता है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होता है इसका। ठीक है, एंटी ब्लड मतलब खून को पतला रखता है, तो हेल्पफुल फॉर हार्ट पेशेंट। तो डॉक्टर लोग ये सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा हो तो अगर उसको फर्स्ट एड के तौर पे कुछ देना हो तो हम उसको डिस्प्रिन दे सकते हैं, क्योंकि डिस्प्रिन एस्प्रिन जो है वो एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन है। हार्ट अटैक कब आता है, जब आर्टरी के अंदर जो है वो क्लॉटिंग हो जाती है और हार्ट पे प्रेशर पड़ जाता है। तो इसका काम क्या है, खून को पतला करता है। पर साइड इफेक्ट ये है कि अगर किसी की सर्जरी हो रही है तो उसको एस्प्रिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जहां पे स्टिच लगे होंगे वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि खून वहां पे पतला हो जाएगा। तो एस्प्रिन कैसे बनता है जी, एस्प्रिन बनता है, हमने क्या करना कि जो ऊपर ये बना था हमारे पास सैलिसिलिक एसिड, अगर हमने इसकी एसिटाइलेशन की
एसिटाइलेशन OH ग्रुप के ऊपर, तो हमारे पास आ गया ये OCOCH3 और COOH प्लस CH3COOH। तो दिस इज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसका IUPAC नेम है। एंड विच इज आल्सो नोन एज एस्प्रिन। तो एक तो इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये बनता है, तो ये रिएक्शन कौन सा एग्जांपल होगा? दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं H की जगह पे। अच्छा, जो बाकी दो और इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जो इससे बनाए जा सकते हैं, वो है, एक को बोलते हैं हम मिथाइल सैलिसिलेट और एक को बोलते हैं फिनाइल सैलिसिलेट। तो उन दोनों को हम साथ में यहां पे इकट्ठा बना देते हैं। हमने सैलिसिलिक एसिड लिया और C6H5OH हमने डाल दिया जी उसमें, और फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3 के साथ हीट किया। H2O, तो ये बन गया जी फिनाइल सैलिसाइलेट, और इसको बोला जाता है सेलोल। And it is used as an antiseptic for intestine, act as antiseptic for intestine। तो इंटेस्टाइन के लिए ये एज ए एंटीसेप्टिक का काम करता है। दूसरा है हमारे पास, अगर हमने मिथेनॉल ऐड किया CCl4 की प्रेजेंस में, तो उस केस में हमारे पास बन जाएगा, this is called methyl salicylate and this is called oil of wintergreen। and it is used in many cold creams और परफ्यूम्स, मतलब फ्लेवरिंग एजेंट होता है, इससे अच्छी खुशबू आती है, तो उसके लिए हम मिथाइल सैलिसाइलेट का करते हैं इस्तेमाल। तो ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो फिनोल की कर ली है, और एल्कोहल हमने पहले ही कंप्लीट किया था। तो इस क्लास के लिए इतना ही, और साथ में आपको हैंड रिटन नोट जो क्लास नोट्स है वो तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, बट अलॉन्ग विद दैट अब जो है साथ में आपको MCQs क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि NCERT बेस्ड है, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So that's all for this class. See you in next video lecture. Thank you.